मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम चैप्टर नंबर 25 मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने जो है उत्सर्जन तंत्र के बारे में, उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था कि मानव उत्सर्जन तंत्र में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया है और उत्सर्जन के जो प्रमुख अंग है वो वृक्क, किडनी है और अन्य सहायक अंग जो है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, इनके बारे में हमने कल पढ़ा था। ये सभी मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। आज हम वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है। तो जो वृक्क की आंतरिक संरचना है, वृक्क की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो वृक्क की जो आंतरिक संरचना है, इसका जो डायग्राम है, यहाँ पर वृक्क की जो शेप है वो इस प्रकार से सेम के बीच की आकृति का वृक्क होता है। इसकी बाहर की सतह उत्तल सतह होती है और अंदर की सतह जो है अवतल सतह होती है, जो अंदर की तरफ प्रसारित होती है। वृक्क की चारों ओर एक तंतु में सेम के ऊपर का आवरण होता है, जिसको वृक्क संपुट कहा जाता है। वृक्क की आंतरिक संरचना में इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग हैं। बाहरी जो भाग है ये वल्कुप कहलाता है, कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग जो है ये मेडुला या मध्यांश कहलाता है। तो वृक्क की जो आंतरिक संरचना है उसके दो भाग है। बाहरी भाग वल्कुप और आंतरिक भाग जो है ये मेडुला कहलाता है। इसमें ये जो खाज है इसको हाइलम कहा जाता है। यहाँ से वृक्क धमनी और तंत्रिका अंदर प्रवेश करती है और वृक्क शिरा और मूत्रवाहिनी यहाँ से बाहर निकलती है। अब यहाँ पर जो इसका जो मेडुला भाग है, मेडुला भाग में यहाँ पर अनेक पिरामिड जैसी संरचनाएं पाई जाती है। यहाँ पर इस प्रकार की मेडुला भाग में यहाँ पर ये इस टाइप से पिरामिड जैसी संरचना होती है। प्रकार से पिरामिड टाइप की संरचनाएं मेडुला भाग में पाई जाती है। ये मेडुलरी पिरामिड है। और इन पिरामिड के बीच बीच में यहाँ पर कॉर्टेक्स का कुछ भाग ये अंदर की तरफ स्थित होता है। तो यहाँ पर ये जो कॉर्टेक्स का जो भाग अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, जिसे बर्टीनी के वृक्क स्तंभ कहा जाता है। कॉर्टेक्स का वह भाग जो पिरामिड के बीच में स्थित होता है उसे बर्टीनी के वृक्क स्तंभ कहा जाता है। यहाँ पर
खुला हुआ भाग होता है, इस खुले हुए भाग को पेल्विस कहा जाता है। खुले हुए भाग को पेल्विस कहा जाता है। पेल्विस यहाँ पर आगे जाकर के इस तरीके से इसका विभाजन हो जाता है और ये जो इसकी शाखाएं हैं, इन शाखाओं को कैलिक्स कहा जाता है। तो ये जो शाखा है इसको मेजर कैलिक्स कहा जाएगा, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स या दीर्घ कैलिक्स इनको कहा जाता है, दीर्घ कैलिक्स। ये जो मेजर कैलिक्स है ये और 2 या 3 शाखाओं में और विभाजित हो जाता है और यहाँ पर इस तरीके से ये मेजर कैलिक्स है। फिर ये 2 शाखाओं में यहाँ पर बढ़ गया। ये जो इसकी शाखा है इसको माइनर कैलिक्स कहा जाता है, माइनर कैलिक्स, सूक्ष्म कैलिक्स कहा जाता है। इसी प्रकार से ये मेजर कैलिक्स है और ये इसकी 2 शाखाएं हैं। इस प्रकार से जो अब यहाँ पर पिरामिड जो है इस प्रकार से रेखित दिखाई देते हैं। इनके रेखित दिखाई देने का कारण यह है कि इनमें जो है नलिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार से इनमें ये नलिकाएं उपस्थित होती है, इस कारण ये रेखित दिखाई देते हैं। पिरामिड का ये जो आधारी भाग है ये बड़ा भाग होता है, चौड़ा भाग, और नीचे का जो भाग है वो संतरा होता है। संतरे भाग पर ये जो माइनर कैलिक्स का ये जो भाग है, इस संतरे भाग को अंकुरक या पेपिला कहा जाता है। अंकुरक या पेपिला कहा जाता है। ये जो है वृक्क की आंतरिक संरचना है। इसके साथ साथ में यहाँ पर वृक्क शिरा और वृक्क धमनी अंदर प्रवेश करती है। ये वृक्क धमनी है और ये वृक्क शिरा ये बाहर की ओर निकलती है। आगे जाकर के यहाँ पर इनका विभाजन हो जाता है और पिरामिड की चारों तरफ इससे होती है। तो वृक्क के चारों ओर, वृक्क के चारों ओर तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण होता है। तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण होता है। इस आवरण को वृक्क संकुल कहा जाता है, जिसे आसानी से अलग किया जा सकता है। वृक्क की आंतरिक संरचना में इसके 2 भाग होते हैं। वृक्क के 2 भाग हैं। जो बाहरी भाग है उस बाहरी भाग को वल्कुट कहा जाता है, कॉर्टेक्स। बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। ये कणिका में भाग है। इस भाग में, वल्कुट भाग में नेफ्रॉन जो है ये वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, जिसके बारे में हम इसके आगे पढ़ेंगे डिटेल से। नेफ्रॉन की, इस वल्कुट के अंदर नेफ्रॉन के जो है
मेलपिडिकाय, मेलपिडिकाय, इसके अलावा समीपस्थ व दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ व दूरस्थ कुंडलित नलिका के भाग कॉन्टेक्ट में स्थित होते हैं। कॉर्टेक्स का वह भाग जो पिरामिड के बीच में स्थित होता है, पिरामिड के बीच में जो उभार होते हैं, उन उभारों को वर्टिब्री के वृक्क स्तंभ कहा जाता है। वर्टिब्री के वृक्क स्तंभ कहा जाता है। तो ये बाहरी भाग है जिसको वल्कुल या कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो इसका जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग जिसको मेडुला कहा जाता है, मेडुला ये वृक्ष का आंतरिक भाग है। इसमें अनेक पिरामिड पाए जाते हैं। इस भाग में अनेक पिरामिड होते हैं। पिरामिड का आधारी भाग कॉर्टेक्स की तरफ थोड़ा भाग होता है तथा शीर्ष भाग संकरा होता है। शीर्ष भाग संकरा होता है। शीर्ष भाग को पिरामिड का जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग को अंकुरक कहा जाता है। पिरामिड है, इसका थोड़ा भाग है और ये इसका संकरा भाग है। ये जो शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग को अंकुरक कहा जाता है। शीर्ष भाग को अंकुरक कहा जाता है। अंकुरक जो है आगे कैलिक्स में खुलता है और कैलिक्स जो है ये पेल्विस में खुलता है। पेल्विस जो है मूत्रवाहिनी का आगे का खुला हुआ थोड़ा जो भाग है उसको पेल्विस कहा जाता है। अंकुरक कैलिक्स में खुलते हैं और कैलिक्स जो है ये पेल्विस में खुलते हैं। पेल्विस जो है, पेल्विस मूत्रवाहिनी का आगे का खुला हुआ भाग होता है। खुला हुआ भाग होता है। इस मेडुला में नेफ्रॉन के इस भाग में एंडले लूप व संग्राहक वाहिनी उपस्थित होती है। संग्राहक वाहिनी पाई जाती है। तो ये जो है वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में, इसके दो भाग होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स और एक मेडुला। कॉर्टेक्स भाग में
नेफ्रॉन की महत्व निकाय समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बाद कोर्टेक्स में स्थित होते हैं और कोर्टेक्स का जो भाग पिरामिड के बीच में होता है उसे वर्टिनिटी वर्ग स्तंभ कहा जाता है। फिर जो दूसरा आंतरिक भाग है मेडुला, मेडुला के अंदर अनेक पिरामिड स्थित होते हैं। पिरामिड का जो नीचे का ये शीर्ष भाग है उसको अंकुरक कहा जाएगा। इस भाग में हेनले लोब और संग्राहक वाहिनी स्थित होते हैं। फिर ये शीर्ष भाग यहाँ पर कैलिक्स में खुलते हैं और कैलिक्स जो है सभी कैलिक्स जो है ये पेल्विस में खुलते हैं और पेल्विस जो है ये पितृवाहिनी के आगे का चौड़ा भाग होता है जिसको पेल्विस कहा जाता है। तो ये जो है वृक्क की आंतरिक संरचना है। प्रत्येक वृक्क में लाखों की संख्या में सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। उन सूक्ष्म नलिकाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है और नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है जिसे उत्सर्जन की इकाई कहा जाता है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के अंदर एक मूत्र का निर्माण होता है। तो नेफ्रॉन जो है नेफ्रॉन का कुछ भाग कोर्टेक्स में होता है और कुछ भाग मेडुला के अंदर स्थित होता है। तो आगे जो है हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है। वृक्क के बाद में अगला जो है वो है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये नलिका का संरचनाएं होती है जो दोनों वृक्क में लाखों की संख्या में पाई जाती है जहां पर मूत्र का निर्माण होता है। इसलिए इसे वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है कि वृक्क में लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इन्हें वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। नेफ्रॉन की जो संरचना है वो इस प्रकार से है।
इस प्रकार से नेफ्रॉन की संरचना होती है। नेफ्रॉन का ये जो आगे का भाग है इसको बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट प्याली नुमा संरचना होती है जिसको बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट में ये वृत्त धमनी का एक भाग जिसको धमनिका कहा जाता है जो रक्त लेकर आती है, इसे अभिवाही धमनिका कहा जाता है। अभिवाही धमनिका। और इस तरफ से ये यहाँ पर रक्त बाहर निकलता है, इसको अपवाही धमनिका कहा जाता है। यहां से ब्लड एंटर करता है और यहां से बाहर निकलता है। तो जहां से एंटर करेगा उसको अभिवाही धमनिका और इसको अपवाही धमनिका कहा जाता है। ये धमनिका यहाँ अंदर जाकर के बहुत ही सूक्ष्म पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है और रक्त वाहिनी की जो पतली नलिकाएं होती है उनको केशिकाएं कहा जाता है। केशिकाओं का यहाँ जाल होता है, उस केशिकाओं की जाल को केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस कहा जाता है। केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस ये दोनों मिलकर के ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट इनको मेलपीलिकाय कहा जाता है। दोनों को सम्मिलित रूप से मेलपीलिकाय कहा जाता है। नेफ्रॉन का आगे का जो भाग है वो एक नलिका के रूप में होता है। ये जो भाग है इसको गिरवा कहा जाता है और इससे आगे का ये जो भाग है ये कुंडलित भाग है। यहाँ तक इस गिरवा से यहाँ से लेकर ये जो कुंडलित भाग है, इस कुंडलित भाग को समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका PCT प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। और समीपस्थ कुंडलित नलिका ये अत्यधिक कुंडलित होती है। तो इसके आगे का ये जो भाग है जो यू शेप में है, इस भाग को हेनले लूप कहा जाता है। हेनले लूप की दो भुजाएं होती है। ये जो भुजा है इसको अवरोही भुजा कहा जाता है। अवरोही भुजा और इधर वाली जो है इसको आरोही भुजा कहा जाता है। अवरोही और आरोही भुजा। अवरोही का मतलब है बड़े से छोटा, जिसमें ये नलिका का जो भाग है ये इसका व्यास अधिक है, इसका व्यास कम हो जाता है, इसलिए इसको अवरोही भुजा कहा जाता है। इसका व्यास कम है और यहाँ पर इसका व्यास बढ़ जाता है, छोटे से बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको आरोही भुजा कहा जाता है। और यहाँ से लेकर के ये जो भाग है इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका DCT डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। और फिर ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है ये संग्राहक वाहिनी में खुलती है। संग्राहक वाहिनी में ऐसे कई सारे नेफ्रॉन आकर के इससे नेफ्रॉन के दूरस्थ कुंडलित नलिका के सिरे यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो भाग है यानी हेनले लूप और संग्राहक वाहिनी, ये जो भाग है ये वृक्क के मेड्यूला में स्थित होते हैं। और ये जो भाग है मेलपीलिकाय, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका ये कॉर्टेक्स में स्थित होते हैं।
प्रकार से होती है। इसके आगे का जो भाग है ये प्यालेनुमा संरचना है। इस प्यालेनुमा संरचना को बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट के भीतरी सतह पर यहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती। उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को पोडोसाइट्स कहा जाता है। पोडोसाइट्स कहा जाता है। ये विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं हैं ये यहाँ पर केशिकाएं उपस्थित होती है। केशिकाएं जो है पतली रक्तवाहिनियों को केशिकाएं कहा जाता है। तो पोडोसाइट्स के यहाँ पर इसमें अंगुलीनुमा प्रवल निकले होते हैं। वो अंगुलीनुमा प्रवल केशिकाओं की भित्ति से जुड़े हुए होते हैं और दोनों मिलकर एक ग्लोमेरुलर कला का निर्माण करते हैं, जिससे रक्त का अधिकांश जो क्षनिक भाग है वो छनकर के यहाँ से निकल करके इस बोमेन संपुट में आ जाता है। यानी ये जो अभिवाही धमनी जो यहाँ से रक्त लेकर आ रही है, उस रक्त का यहाँ पर अधिकांश जो भाग है वो छनकर बोमेन संपुट में आ जाता है और ये दोनों मिलकर इसको मेलपीगिकाय कहा जाता है। यहाँ से इसका नेफ्रॉन के आगे का जो भाग है ये कुंडलित होता है। ये भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका के आंतरिक स्तर पर अनेक सूक्ष्मांक पाए जाते हैं, जिससे अवशोषण की सतह कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर सबसे अधिक अवशोषण होता है। फिर ये यू आकार की नलिका है, इसको हैंडेल लूप कहा जाता है। हैंडेल लूप की दो भुजाएं होती है, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। फिर वापस आरोही भुजा से आगे का ये भाग वापस कुंडलित नलिका के रूप में होता है, जिसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। और दूरस्थ कुंडलित नलिका यहाँ पर संग्राहक वाहिनी में इससे जुड़ी रहती है। संग्राहक वाहिनी से ऐसे कई नेफ्रॉन जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो है नेफ्रॉन की संरचना है। नेफ्रॉन के इसको संरचना को समझने के लिए इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। एक भाग मेलपीगिकाय, मेलपीगिकाय जो है दो भागों से मिलकर बना हुआ है। एक तो ग्लोमेरुलस, जिसको केशिका गुच्छ कहा जाता है। केशिका गुच्छ। और दूसरा जो भाग है वो बोमेन संपुट। मेलपीगिकाय के दो भाग है और नेफ्रॉन का जो दूसरा भाग है, जो नलिकाकार भाग है, नलिकाकार भाग को तीन भागों में बांटा गया है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। एक तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैंडले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये नलिका का जो भाग है ये तीन भाग है। तो नेफ्रॉन की संरचना में ये दो मुख्य भाग होते हैं। ग्लोमेरुलस जो यहाँ पर एक पतली भित्ति वाली केशिकाएं होती है, जिसको एक गुच्छे के रूप में पाई जाती है, जिसको केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। बोमेन संपुट ये नेफ्रॉन के आगे का प्यालेनुमा भाग होता है, जिसको बोमेन संपुट कहा जाता है। इसके अंदर की तरफ विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिनको पोडोसाइट्स कहा जाता है, ये स्थित होती है। पोडोसाइट्स और जो केशिकाएं हैं, इनकी जो भित्ति है, दोनों मिलकर के ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, जिसमें अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से
रक्त का अधिकांश जो तरल भाग है वो निकल करके ओमेन संपुट में आ जाता है। फिर ये समीपस्थ कुंडली नलिका है जिसकी आंतरिक सतह पर अनेक सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो ब्रश बोतल का निर्माण करते हैं। फिर ये एम्ब्लिका ग्रुप है और ये दूरस्थ कुंडली नलिका है, नेफ्रॉन के प्रमुख भाग है। फिर नेक्स्ट जो है हम इसके आगे नेफ्रॉन के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो है किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है।